नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार। ईसाई केरलम और आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार ऐसा होगा जब कोई ईसाई समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा। विजय के पिता ईसाई हैं और मां हिंदू। कहते हैं किसी एक धर्म में उनकी परवरिश नहीं हुई। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर सब में जाते रहे। धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने पर उन्होंने बहुत काम किया। आमतौर पर कहा जाता है कि नेता बनने के लिए जाति का आधार होना चाहिए, धर्म का आधार होना चाहिए। विजय ने इन दोनों बातों को गलत साबित कर दिया। तमिलनाडु की जनता के लिए भी कहा जा सकता है कि उसने एक ऐसे नेता पर यकीन किया जो अपनी जाति या धर्म की ताकत के आधार पर उनके बीच नहीं आ रहा था। जनता को पता था विजय का अपना कोई सामाजिक या धार्मिक आधार नहीं है, फिर भी जनता विजय के साथ गई। इस बात के लिए जनता की तारीफ की जानी चाहिए। दक्षिण की राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। विजय ने अपनी सभाओं में कई बार कहा कि वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह से तमिलनाडु ने एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता को चुना है जिसने खुलकर कहा वह बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। विजय ने डीएमके को राजनीतिक विरोधी बताया, मगर बीजेपी को राजनीतिक शत्रु। विरोधी और शत्रु का फर्क विजय बताते हुए कहते रहे कि बीजेपी द्रविड़ आंदोलन की भावना के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, विभाजनकारी राजनीति करती है। विजय ने कई बार कहा कि बीजेपी की राजनीति तमिलनाडु की धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। यही नहीं, बीजेपी फासीवादी पार्टी है, इसलिए उसके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा करना टीवीके के आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। यानी बीजेपी से वे इस हद तक दूरी बना रहे थे। ऐसा कर एक तरफ विजय ने अपने आप को पुरानी द्रविड़ पार्टियों से अलग किया और बाहरी पार्टी के रूप में देखी जाने वाली बीजेपी के खिलाफ भी एक प्रमुख आवाज बन गए। लोग डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चुन चुन कर ऊब चुके थे, इसलिए विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। विजय की सफलता में आपको एक नई पार्टी का कमाल ही नहीं दिखेगा, बल्कि बीजेपी को लेकर साफ साफ लाइन दिखती जाएगी कि वो बीजेपी के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आज के बता दिया कि हो सकता है विजय जब नंबर ना आए तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, सरकार बना लें। तब हमें उनके चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के खिलाफ कही गई इन बातों की जानकारी नहीं। रिसर्च के दौरान पता चला कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया है। तमिलनाडु के चुनाव में विजय की जीत बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं। वहां डीएमके हार गई, मगर उसकी जगह बीजेपी से लड़ने वाली एक और पार्टी आ गई। विजय अपने भाषणों में कहा करते थे डीएमके और बीजेपी के बीच अंदरूनी समझौता है। चुनाव में हारने के बाद स्टालिन बीजेपी के पैरों में गिड़गिड़ाएंगे। एक तरफ आप चारों तरफ देख रहे हैं देश भर में कि बीजेपी के विरोधी खत्म होते जा रहे हैं और बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे। तमिलनाडु में बीजेपी का विरोध करते हुए एक नई पार्टी सत्ता तक पहुंच गई। आज की राजनीति में जहां पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि वहां हिंदू बनाम मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण खुलकर हुआ, तमिलनाडु में एक ऐसा नेता, बिल्कुल नए नेता का प्रवेश होता है जो खुलकर कह रहा है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर सब जगह जाते हैं। तमिलनाडु में ईसाई समुदाय मात्र 6 से 7% ही हैं। करीब 40 लाख आबादी है। राज्य के 5.67 करोड़ मतदाताओं में विजय जिस समुदाय से आते हैं उस ईसाई समुदाय की आबादी करीब 40 लाख बताई जाती है। और 40 लाख की आबादी वाले नेता की पार्टी को कोई जमी जमाई पार्टी 2 या 4 सीट से ज्यादा ना दे, लेकिन विजय ने 2024 में टीवीके का गठन किया और राज्य की सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। विजय ने 10वीं की पढ़ाई
फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद चेन्नई के लोयला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी और एक्टर बनने की राह पर चल पड़े। 10 साल की उम्र से ही विजय अभिनय करने लगे थे। उनके पिता एक फिल्म निर्देशक थे और उसी माहौल में उनकी परवरिश हुई। उनका एक्टिंग डेब्यू बतौर बाल कलाकार हो चुका था और बाद में फिल्मों में काम करते हुए तमिलनाडु के बेहद सफल फिल्म स्टार बन गए। विजय की एक फिल्म है सरकार। इस फिल्म की कहानी है, एक एनआरआई तमिलनाडु आता है और पाता है कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है। वहां से वह किरदार कारणों की तलाश करता है और इसके पीछे के भ्रष्टाचार को उजागर करने लगता है। चुनावी धांधलियों पर बनी फिल्म सुपरहिट होती है। आज के समय में जब चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में इतने संदेह हो रहे हैं, उसकी एक एक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तमिलनाडु से एक ऐसा फिल्म स्टार चुनाव जीत जाता है जिसकी एक सफल फिल्म चुनावी धांधली की कहानी पर बनी है। सरकार सफल फिल्म मानी जाती है। सी जोसेफ विजय की फिल्में ज्यादातर सफल रही हैं। विजय ने अपनी फिल्मों में उन्हीं किरदारों को चुना जो कभी भ्रष्ट नहीं होता है, नैतिक रास्ते पर चलता है। इस दौर में जब बुराई को ब्रांड मान लिया गया है, विजय का किरदार अच्छाई पर चलते हुए ब्रांड बन जाता है। द्रविड़ आंदोलन ने जिस नागरिक की कल्पना की, वह नागरिक डीएमके और एआईएडीएमके में गायब सा हो गया, लेकिन विजय ने उस कल्पना को अपने किरदारों का हिस्सा बना लिया। यानी विजय की सफलता द्रविड़ आंदोलन की मूल सोच से जुड़ी हुई थी, अलग नहीं थी। विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके को यह कहकर टारगेट किया कि दोनों दल द्रविड़ आंदोलन की मूल विचारधारा से भटक चुके हैं। उनकी जीत इस चुनाव की सबसे सुंदर घटना मानी जा सकती है। अपनी पार्टी विजय बनाते हैं, 2 साल के भीतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। अगर भारत का लोकतंत्र किसी भी रूप में बचा रहता है, जहां केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग की भूमिका गोदी मीडिया को लेकर संदेह नहीं होता है, तब किस तरह के राजनीतिक परिणाम आ सकते हैं, वो परिणाम कितने सुंदर हो सकते हैं, तमिलनाडु के नतीजों ने आपको बता दिया है। इसीलिए लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत होती है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड विजय को मिली, वो शायद ममता बनर्जी को नहीं मिली। तमिलनाडु में भी सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की हार हो गई, लेकिन एक नई पार्टी के उदय ने हार को सदमे में नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र की संभावनाओं का शानदार प्रदर्शन किया है। इस देश में एक ईसाई फिल्म सुपरस्टार अपनी फिल्म की पूंजी को लेकर जनता के बीच जाता है और सभी वर्गों का भरोसा हासिल कर लेता है। जिस देश में ईसाई संस्थानों पर हमले होते हैं, उन पर धर्मांतरण के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, एक ईसाई फिल्म स्टार राजनीति में आता है, कुछ महीनों के भीतर तूफान मचा देता है। जिस दौर में पहचान की राजनीति को राजनीति का एकमात्र सफल फॉर्मूला मान लिया गया, द्रविड़ राजनीति के गढ़ में एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो खुद को द्रविड़ आंदोलन का वारिस बताता है। तमिलक वेत्री कड़गम ने डीएमके के गढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी डीएमके के वोट को भी काटा और एआईएडीएमके के वोट को भी। स्टालिन कहने लगे कि तमिलनाडु में जो भी राजनीति करना चाहता है, डीएमके को टारगेट करना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लगता है स्टालिन ने विजय को हल्के में लिया। डीएमके पूरे चुनाव के दौरान टीवीके को नोटिस में नहीं लेती थी, विजय को टारगेट भी नहीं करती थी। स्टालिन की यह रणनीति फेल हो गई। उधर विजय एआईएडीएमके को इग्नोर करते रहे और स्टालिन अंकल बोलकर डीएमके पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे। क्या स्टालिन के मन में यह बात रही होगी कि एक ईसाई फिल्म स्टार इतना बड़ा समर्थन नहीं पा सकता, उसके धर्म उसकी जाति का कोई आधार नहीं? मगर विजय ने अपने अभियानों और वादों से जनता का समर्थन हासिल कर राजनीति के बहुत सारे मिथकों को तोड़ दिया है। लगता है चुनावों के जानकार भी इसी वजह से विजय को नजरअंदाज कर रहे होंगे, कम आंक रहे होंगे कि ईसाई होने के कारण विजय का कोई सामाजिक आधार नहीं है। एक ईसाई फिल्म स्टार ने अपने मुद्दों और ऊर्जा के दम पर
दो पार्टी में फंस चुकी जनता को उबार लिया और उनका समर्थन भी ले लिया। चुनाव बीतते बीतते विजय का तूफान उनके विरोधियों को दिखाई देने लग गया। एआईएडीएमके के एक पूर्व रणनीतिकार ने फ्रंटलाइन से कहा कि हर परिवार में विजय के लिए 1 या 2 वोट तो हैं। विजय 31 साल से फिल्मों में हैं। हर तालुका और जिले में उनके फैन क्लब हैं। इन सभी को पार्टी ऑफिस में उन्होंने बदल दिया और जमीन पर रातों रात काडर वाली पार्टी खड़ी कर दी। उनकी सभाओं में काफी भीड़ होने लगी। उनकी मांग इतनी बढ़ गई कि कई क्षेत्रों में प्रचार के लिए जा नहीं सके। विजय अपनी फिल्मों के प्रचार के दौरान फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया जाया करते थे। वहां से भी बड़ी संख्या में तमिल वोटर विजय के लिए वोट डालने आए। बीजेपी समझ गई कि विजय तमिलनाडु के उभरते सितारे हैं। राहुल गांधी भी समझ चुके थे, मगर राहुल गांधी ने जब विजय से हाथ मिलाने की कोशिश की, उनकी पार्टी ने उन्हें रोक दिया। क्या इसी वजह से तमिलनाडु में स्टालिन और राहुल गांधी ने साझा रैली नहीं की होगी? दोनों के बीच में चुनाव के दौरान गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। पिछले साल अगस्त में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तब विजय ने इसका विरोध किया था और निंदा की थी। राहुल गांधी अगर विजय के साथ चले गए होते तो आज कांग्रेस तमिलनाडु में एक नई कहानी का हिस्सा बन चुकी होती। एक बड़ा मौका राहुल गांधी ने गंवा दिया। चर्चा चल रही है कि अगर विजय को 118 से कम सीटें आईं तो कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती है। विजय राजनीति में क्यों आए, इसके कई किस्से मीडिया में और अफवाहों में फैल चुके हैं। स्टालिन और उनके बेटे का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में दखल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विजय पर दबाव डाला जाने लगा कि उनकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन डीएमके से जुड़े लोग करेंगे और उनकी फीस भी वही तय करेंगे। यह बात विजय को चुभ गई। उनके करोड़ों की कमाई हाथ से जाती दिखी तो गुस्से में विजय ने राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया। जननायक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। उसके आखिरी सीन में विजय सारे भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़कर जेल में डाल देता है और उनकी पिटाई करता है। जब जननायक फिल्म रिलीज नहीं हुई तब कहा गया कि विजय की फिल्म को रोककर बीजेपी उन पर अपने गठबंधन में आने के लिए दबाव डाल रही है। मगर विजय नहीं रुके। जब जननायक को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी ने विजय के पक्ष में बयान दिया और कहा कि जननायक को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला है। मोदी जी, आप कभी भी तमिलनाडु के लोगों की आवाज दबाने में कामयाब नहीं होंगे। स्टालिन ने भी विजय की फिल्म के पक्ष में बयान दिया। स्टालिन ने कहा कि सीबीआई, ईडी के बाद फिल्म सेंसर बोर्ड भी बीजेपी के लिए काम करने वाला है। जब साफ हो गया कि विजय बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तब बीजेपी के नेता अन्नामलाई कहने लगे कॉफी और चाय का कोई मेल नहीं होता। विजय कहने लगे बीजेपी से मेरी वैचारिक दूरी है, कभी उसके साथ नहीं जाऊंगा। विजय ने प्रचार के नए नए तरीके अपनाए। स्मार्टफोन में प्रचार किया, लेकिन पहले पता किया कि उनकी लोकप्रियता समाज के किस सेगमेंट में है। जैसे ही पता चला युवाओं में विजय की लोकप्रियता सबसे अधिक है, विजय ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उनके मुद्दों पर बात शुरू कर दी। आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु में भी ड्रग्स बड़ा मामला बन चुका है और करीब करीब हर पार्टी ने ड्रग्स पर नियंत्रण के वादे किए हैं। टीवीके ने वादा किया कि हर स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाएंगे, छात्रों को मासिक सहायता देंगे। विजय ने अपने कार्यक्रमों में कहना शुरू कर दिया कि तमिलनाडु को ड्रग फ्री बनाएंगे। डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि नारकोटिक्स इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सेंटर की स्थापना होगी। बीजेपी ने भी कहा है कि तमिलनाडु ड्रग इरेडिकेशन डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होगी। युवाओं ने विजय के वादे पर भरोसा किया। इससे पता चलता है कि ड्रग्स का प्रसार तमिलनाडु में कितना हो गया है। विजय को पता था कि समय कम है, इसलिए बॉडी डबल को विजय ने अपना प्रतिरूप बनाकर भेजा। जो लोग विजय बनकर शादी ब्याह में लोगों का मनोरंजन करते थे, उन्हें पार्टी के कैंपेन में भेज दिया गया। होलोग्राम के जरिए विजय लोगों तक पहुंचने लगे। उनकी जीत कई तरह से राजनीति में नई हवा का चलना है। उन्होंने इस वक्त में धर्मनिरपेक्षता की बात कर चुनाव जीता है, जब ममता बनर्जी इसी की बात कर बंगाल में चुनाव हार गईं। ममता को बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का सामना करना पड़ा, विजय को नहीं करना पड़ा। एक फिल्म को ही रोका गया, मगर चुनाव के दौरान विजय पर ईडी, सीबीआई के छापे नहीं पड़े। तब भी नहीं जब विजय बीजेपी को टारगेट कर रहे थे।
तमिलनाडु के नतीजों पर कोई शक नहीं, यहां भी एसआईआर हुआ था, मगर बंगाल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। योगेंद्र यादव कहते हैं कि बंगाल में भी एसआईआर हुआ, मगर जिस तरह से एसआईआर के दौरान 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने बंगाल में जो किया वो तमिलनाडु से काफी अलग था। पिछले साल नवंबर में विजय ने एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध बताया था। डीएमके पर आरोप लगाया कि वह पॉलिटिकल थिएट्रिक्स कर रही है। उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी ने एसआईआर का विरोध तभी कर दिया जब बिहार में उसका पहला चरण हो रहा था। एसआईआर ने बिहार के लाखों लोगों के वोट का अधिकार छीन लिया। जब बिहार के एसआईआर को लेकर भी स्पष्टता नहीं थी, तब फिर दूसरे राज्यों में एसआईआर कैसे हो सकता है, विजय कहने लगे। 30 दिनों के अंदर अंदर तमिलनाडु के 6 करोड़ 36 लाख वोटर का वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, उन्होंने सवाल उठाया। विजय ने अपील की कि एसआईआर के विरोध में सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। तब भी तमिलनाडु में एसआईआर हुआ, 70 लाख लोगों के नाम कट गए। टीवीके ने अपने उम्मीदवार चुनने के लिए कॉरपोरेट स्टाइल अपनाया। हजारों एप्लीकेशन आने के बाद कई लोगों के इंटरव्यू हुए और इस तरह से विजय ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरे राजनीतिक दलों के पुराने नेता, विजय के फैन क्लब के लीडर, स्थानीय एक्टिविस्ट, न्यू कमर सभी ने अपने आवेदन भेजे। इंटरव्यू हुआ जिसमें पूछा गया अपने इलाके में उनका कैसा सामाजिक प्रभाव है, उनके वोटर से जुड़ाव कैसे हैं, क्या उन्हें अपने इलाके की परेशानियों के बारे में पता है, क्या वो पूरा कैंपेन लड़ सकते हैं। इस बात को भी देखा गया कि क्या उम्मीदवार विजय की पब्लिक अपील को लोगों के बीच राजनीतिक कामयाबी में बदल सकते हैं। टीवीके चाहती थी यह संदेश न जाए कि जो भी लीडर का करीबी है उसे टिकट मिल गया या टिकट के आवंटन में पारदर्शिता नहीं है। इसीलिए स्थानीय लेवल पर किसी उम्मीदवार की उपस्थिति कैसी है, इस बात को अहमियत दी गई। यह सवाल अब भी है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों ने विजय को घेर लिया होता, दबोच लिया होता, तो क्या उन्हें ऐसी कामयाबी मिलती। विजय की जीत पर चर्चा होनी चाहिए कि सही तरीके से प्रचार, सही मुद्दे, सही उम्मीदवार और सही जज्बे से चुनाव लड़ा जाए और सामने केंद्रीय बल ना हो, केंद्रीय एजेंसियां ना हो, विजय के साथियों को जेल में ना डाला जाए, तो क्या विजय जैसा कोई उभर सकता है। उभरना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरत स्थिति होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।